तो एफ बी टी F1 चैप्टर 13 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ सिलेक्शन इंटरव्यू जब आपने किसी एम्प्लॉय को या पोटेंशियल एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए आप इंटरव्यू करते हो। और इंटरव्यूअर आस्क, अगर इंटरव्यूअर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे, श्योरली यू वुड एग्री दैट ऑब्जेक्टिविटी इज अ की रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑडिटर, कि आप लाजमी बात है इस बात से एग्री करोगे कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ऑडिटर के लिए एक की रिक्वायरमेंट है। अब ये अगर उसने इस किस्म का क्वेश्चन पूछा है कैंडिडेट से, तो ये किस किस्म का क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दिस। पहला है, क्या ये ओपन क्वेश्चन है? ओपन क्वेश्चन का पता है आपको, या इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का पता है? जी, ओपन क्वेश्चन क्या होता है? वेरी गुड। ओपन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो जिसके आंसर में आप अपनी कोई भी ओपिनियन या किसी भी किस्म की राय दे सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट, अगर इंटरव्यूअर ये पूछता कि व्हाट डू यू थिंक इज द की रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर, अब ये जो है ये ओपन क्वेश्चन है। अगर इसी इसी क्वेश्चन को मैं रिफ्रेज कर दूं तो क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन होता है जहां पर आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उन्हीं ऑप्शन में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के आपसे पूछ ले। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू यू थिंक इज द की रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिविटी या इंडिपेंडेंस? इन दोनों में से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, क्लोज क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आंसर आप नहीं दे सकते इसमें। एग्री विद दिस? ओके। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें इंटरव्यूअर किसी प्रॉब्लम का बताता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको सोल्यूशन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपसे इस तरह पूछता है कि हमारा जो ऑडिटर है उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कम है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन बताएं कोई, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म का होगा। एंड लीडिंग क्या होता है? लीडिंग इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ताकि आपको एक तरफ लीड किया जा सके। अब वो आपसे अगला कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा होगा इंटरव्यूअर, तो आपसे कैसे कहेगा, श्योरली यू वुड एग्री दैट ऑब्जेक्टिविटी इज अ की रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑर्डर। श्योरली यू वुड एग्री मतलब इंटरव्यूअर आपको बता रहा है कि आप तो इस बात से ऑलरेडी एग्री करते हो। आपने तो नहीं कहा मैं एग्री करता हूं, लेकिन वो कह रहा है कि आप एग्री करते हो। अब मेरी इस बात का आप जवाब दो अगर आप एग्री करते हो तो ये क्या है, ये लीडिंग क्वेश्चन इनको कहते हैं। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि इन क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि आप अपने कैंडिडेट को किसी एक बात पे या कोई बात हाईलाइट करना चाह रहे हो या किसी एक डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हो, तो इसीलिए इनको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेफरेंस चेकिंग इज ट्रू। अब रेफरेंस चेकिंग क्या होती है कि आप जब किसी एम्प्लॉय को हायर करने लगते हैं तो आप उसको कहते हैं कि अपने पुराने एम्प्लॉयर से, एक या दो या चार जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे आप कोई रिकमेंडेशन लेटर ले आओ या कोई एक्सपीरियंस लेटर ले आओ। और रीज़न ये होता है कि हम जब आपको हायर करेंगे तो आपके पुराने एम्प्लॉयर से पूछेंगे कि ये एम्प्लॉय कैसा काम करता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये अच्छा एम्प्लॉय है या बुरा एम्प्लॉय है। अब रेफरेंस चेकिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है? रेफरेंसेस प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब कैंडिडेट। क्या ये बात ठीक है? ये क्यों नहीं ठीक हो सकती? वेरी गुड, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं हो सकती? फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े हार्ड वर्किंग, बड़े ब्रिलियंट, बड़े कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन जो प्रीवियस एम्प्लॉय था ना वो बंदा ही अच्छा नहीं था, उसके साथ आपकी बनती ही नहीं थी ड्यू टू एनी रीज़न, पर्सनैलिटी क्लैशेस आते थे। अब उसका रेफरेंस अगर आप दोगे नए एम्प्लॉयर को और वो जब उसको कॉल करेगा तो पुराना एम्प्लॉयर तो आपकी बुराई ही करेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बुरे एम्प्लॉय हो, आप तो अच्छे एम्प्लॉय हो, लेकिन उस बंदे के साथ, वो एक ही बंदा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके साथ आपकी नहीं बनती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रेफरेंस ले रहे हो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉय से
तो वो जो भी रेफरेंस आपको पुराने एम्प्लॉयर से मिलेगा वो हमेशा ठीक ही होगा या वो ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं, वो सब्जेक्टिव होता है, वो हर बंदे की अपनी ओपिनियन पे बेस करता है। किसी को आप हार्ड वर्किंग लगोगे, किसी को आप हार्ड वर्किंग नहीं लगोगे, किसी को आप अच्छे लगोगे, किसी को आप अच्छे नहीं लगोगे। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बिल्कुल ए जो है गलत है। बी, personal references are particularly valuable in assessing the qualities of a candidate। अगर आपने चेक करना है कि आपका जो कैंडिडेट है जिसको आप हायर करना चाह रहे हो वो अच्छा है या बुरा है, तो आप पर्सनल रेफरेंसेस लो उससे। अब क्या ये ठीक है? पर्सनल रेफरेंसेस अगर मैंने आपको इवेल्युएट करना है तो मैं आपकी अम्मा से पूछ लूँ कि बीइंग अ पर्सन ये कैसी है, ये आपका पर्सनल रेफरेंस हो गया। आपके अब्बा से पूछ लूँ, आपके भाई से पूछ लूँ, बहन से पूछ लूँ, ये हो, या फ्रेंड से पूछ लूँ, ये हैं पर्सनल रेफरेंसेस। वो तो आपको सबसे अच्छा जानते होंगे, फिर क्यों नहीं? बिल्कुल। पर्सनल रेफरेंसेस वैसे तो एक चीज़ ये कि वो आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं, ये तो ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जब किसी कैंडिडेट को हायर करते हो तो आपको उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातें जाननी होती हैं। वो आप जान सकते हो न्यूट्रल बंदे से, वो आप कभी भी किसी उसके पर्सनल रेफरेंस से नहीं जान सकते। उसके फ्रेंड को अगर आप कॉल करोगे, उसके पेरेंट्स को अगर आप कॉल करोगे कि हमने इसको हायर करना है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो जितना भी बुरा होगा हर बंदा उसको अच्छा ही कहेगा। कोई भी अपनी औलाद को तो बुरा नहीं कह सकता ऑब्वियसली, या अपने फ्रेंड को तो बुरा नहीं कह सकता किसी के सामने। तो ये क्या है, पर्सनल रेफरेंसेस जो है वो मीनिंगलेस होते हैं। अगर आपने रेफरेंस लेना है तो उसके एम्प्लॉयर से लो, जिसके लिए पहले वो काम करता था अब छोड़ चुका है, वो आपको सबसे अच्छा रेफरेंस दे सकता है। पर्सनल रेफरेंसेस एब्सोल्युटली मीनिंगलेस होते हैं। अच्छा, इसके बाद बी भी गलत हो गया। एटलीस्ट टू एम्प्लॉयर रेफरेंसेस आर डिजायरेबल। आपने अगर रेफरेंस लेने, रेफरेंस चेक करने के लिए, तो उसके दो पुराने एम्प्लॉयर से लो। क्या ये ठीक है? जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर होगा जिसके लिए वो काम किया करता था पास्ट में, वो ऑब्जेक्टिव भी इतना तो नहीं, सब्जेक्टिव ही होगा। बट द पॉइंट इज कि वो बंदा न्यूट्रल होगा, वो आपको फैक्ट ही बताएगा। और एटलीस्ट दो से आपको पूछना चाहिए। दो से क्यों पूछना चाहिए? अगर एक के साथ उसके हालात बुरे होंगे किसी पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से, तो दूसरा बता देगा कि नहीं ये तो एम्प्लॉय अच्छा है, बहुत अच्छा इसने काम किया, 5 साल मेरे साथ इसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। तो दो से पूछना चाहिए। अब मसला होगा तो एक के साथ होगा ना। अगर आपने दो तीन रेफरेंसेस लिए हैं एम्प्लॉयर के और तीनों के साथ ही उसको मसला है, फिर तो एम्प्लॉय में इशू है। लेकिन तीन में से दो कह रहे हैं कि ये अच्छा है और एक कह रहे हैं ये बुरा है, तो वो एक इतना मैटर नहीं करता फिर। क्लियर विद दिस? तो एटलीस्ट दो एम्प्लॉयर से रेफरेंस जरूर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है a policy of internal promotion as opposed to external recruitment can have positive and negative effects। अच्छा, अब जब आपको ना फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर आपको छोड़ के चला गया, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं नया मैनेजर लेके आने की। या तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आप जूनियर लेवल का बंदा देखो, उसकी आप प्रोमोशन करो और उसको आप न्यू मैनेजर बना दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर लो। ये दो हैं। अब दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्रमोशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नेगेटिवली इफेक्टेड बाय सच अ पॉलिसी। अगर हमारी ये पॉलिसी है कि हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जगह इंटरनल प्रमोशन करनी है, ठीक है, हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे एम्प्लॉय की। जब भी हमें नया एम्प्लॉय चाहिए होगा, जूनियर लेवल से प्रमोट करके उसको ले आएंगे और उसको हम वो जॉब दे देंगे। तो इंटरनल प्रमोशन के बहुत सारे फायदे होंगे। वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जूनियर लेवल पे काम कर रहा है, वो सबको बहुत अच्छे से जानता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एंड इन्वायरमेंट को समझता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन विजन एंड पॉलिसीज़ को समझता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को समझता है, उसे पता है सीनियर कौन है जूनियर कौन है। तो ये सारे हैं पॉजिटिव साइड्स। नेगेटिव साइड कौन सा हो सकता है? पहला है, नीचे से शुरू करते हैं, सी, इंडक्शन टाइम्स। इंडक्शन टाइम्स क्या होता है? बिल्कुल। जब आप नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने के लिए आप कुछ टाइम देते हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझ सके, स्ट्रक्चर को समझ सके। तो उसको आप ट्रेनिंग वगैरह देते हो, अपना विजन मिशन समझाने की कोशिश करते हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइम पीरियड को कहते हैं इंडक्शन टाइम, जिसमें एम्प्लॉय कंफर्टेबल हो रहा होता है। अब अगर आप
इंटरनल प्रमोशंस कर रहे हो तो ये इंडक्शन टाइम जो है ये तकरीबन ज़ीरो होगा या मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्शन टाइम की ज़रूरत उन लोगों को होती है जब आप किसी को बाहर से हायर करते हो। तो इंडक्शन टाइम जो है ये नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है इंटरनल प्रमोशन का। सो इट्स अ हाईली पॉजिटिव पॉइंट कि इंडक्शन टाइम मिनिमम होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। बी देखते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एक जूनियर लेवल पे एक एम्प्लॉय को हायर करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली प्रमोशंस दे दे के उसको आप टॉप मोस्ट लेवल पे लेके आते हो, उसको आप डायरेक्टर लेवल पे लेके आते हो। ऑब्वियसली ये 1 साल 2 साल में नहीं होता, ये कई सालों में होता है। तो उसको आप जूनियर लेवल से लेकर कंपनी का डायरेक्टर बनाते हो या कंपनी का लीडर बनाते हो। तो ये क्या होती है, इसको बेसिकली कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लीडर बना रहे हो इंटरनल प्रमोशंस देके। तो अगर आप जूनियर लेवल को प्रमोट करके सीनियर लेवल पे ला रहे हो तो ये तो आप सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हो कि पहले ये बंदा जो था ये जूनियर अकाउंटेंट था, अब इसको प्रमोट करके सीनियर अकाउंटेंट बनाते हैं, फिर इसको हम अकाउंट्स मैनेजर बना देंगे कुछ अरसे बाद, फिर कुछ अरसे बाद इसको हम अकाउंट्स डायरेक्टर बना देंगे। तो ये क्या हो रही है, डायरेक्टर बनाने के लिए सक्सेशन प्लानिंग हो रही है 20-20 15-15 साल की, इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो इंटरनल प्रमोशन की वजह से सक्सेशन प्लानिंग होगी या नहीं होगी? होगी। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये भी। ठीक है, ऑप्शन ए ही बाकी रह गया है, इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? इनोवेशन का मतलब ये है कि अगर आप इंटरनली ही एक एम्प्लॉय को प्रमोट करते हो तो वो कोई नया आइडिया, कोई नया स्किल लेके नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनोवेशन इतनी नहीं होगी। लेकिन जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करोगे ना, तो हो सकता है नए बैकग्राउंड का, नई एजुकेशन का, नए कल्चर का, नए स्किल्स के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ आप एक नया बंदा लेके आओगे, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन प्रोमोट होगी। तो जो इंटरनली प्रमोशन करते रहते हैं वहाँ इनोवेशन कम होती है, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो नए लोग नए आइडियाज़ को अपने साथ लेके आते हैं, तो इनोवेशन ज़्यादा होती है। तो इंटरनल प्रमोशन की वजह से जो आपकी इनोवेशन है वो इफेक्ट होती है, तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। क्लियर विद दिस? So option A is the correct one. Next है, which of the following is not a primary aim of a job selection interview? जॉब सिलेक्शन इंटरव्यू की बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, बहुत सारे मकसद या एम्स हो सकते हैं। कौन सा एम नहीं है? ए देख लेते हैं, कंपेयरिंग द एप्लीकेंट अगेंस्ट जॉब रिक्वायरमेंट, कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और आपका जो कैंडिडेट है उसमें क्या क्या स्किल्स हैं, इन दोनों को आप कंपेयर कर सको, इसलिए जॉब सिलेक्शन इंटरव्यू किया जाता है। तो क्या ऑप्शन ए ठीक है? हाँ जी, हमें तो फॉल्स ढूंढना है। बी देख लेते हैं, गेटिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द एप्लीकेंट, कि आपका जो फ्यूचर पोटेंशियल एम्प्लॉय है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, उससे जितनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल सके वो सारी इंफॉर्मेशन आप उससे लो। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? आपने, ये तो ठीक है कि जॉब सिलेक्शन इंटरव्यू में आपने उससे इंफॉर्मेशन लेनी होती है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन? सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हो जो उससे जॉब से रिलेटेड है। जो इंफॉर्मेशन उसकी जॉब से ही रिलेटेड नहीं है वो इंफॉर्मेशन आप कभी भी उससे नहीं ले सकते, और ये कभी भी एम नहीं होता। सिर्फ एम ये होता है कि उसकी जॉब से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो ली जा सके, बाकी क्या इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। क्लियर विद दिस? फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंटेंट हायर करना है और आप उससे पूछ रहे हो कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। चलो आइडिया के लिए तो पूछ सकते हो, बट आप ये तो नहीं पूछ सकते कि अच्छा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, किस टाइम आप खेलते हो, किस टाइम आप खाना खाते हो। ये तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है। क्लियर विद दिस? सी है, गिविंग द एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये भी एक मकसद होता है जॉब सिलेक्शन इंटरव्यू का, कि सिर्फ आप उससे उसके बारे में नहीं पूछते हो बल्कि अपनी कंपनी के बारे में, इस जॉब की एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी आप उसको बताते हो। ठीक है, तो ये भी एक मकसद हो सकता है। मेकिंग द एप्लीकेंट फील शी और ही हैज़ बीन ट्रीटेड फेयरली। एक मकसद ये भी होता है कि आप उसको ये समझाओ कि यहाँ पर 10 बंदों का हमने इंटरव्यू करना है, एक को सेलेक्ट करना है,
और उसको फील करवाओ कि जितना अगर आपको हम एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं, हम आपको फेयरली ही ट्रीट करेंगे, हम किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं करेंगे। तो यस, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ऑप्शन बी। क्लियर विद दिस? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जॉब रिलेटेड, उसकी जो जॉब है, जॉब रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हो। यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके।